प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष शास्त्र में, ग्रहों, नक्षत्रों में, अपनी कुंडली में जरा भी आस्था या विश्वास रखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों से प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता होगा। दोस्तों, जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं या आप रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न सुनते हैं या आप YouTube चैनल्स देखते हैं तो आपके भाग्य के विषय में, आपकी कुंडली के विषय में, आपके आज और कल के विषय में, आपके व्यापार के विषय में, आपके प्रेम के संबंध के विषय में, पारिवारिक संबंध के विषय में, आपके सामाजिक रिश्ते के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। तो दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शब्दावलियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो शायद ही आपको समझ में आता हो। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर करने चल रहा हूं। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, आपको वादा करता हूं कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे तो कम से कम आपको मैं इस लायक तो ज़रूर बना दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद कर सकें। भले ही मैं आपको ज्योतिषी तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना खुद मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। आज की इस वीडियो का जो प्रकरण है वो ये है कि कोई ग्रह किस घर में उच्च का होता है और किस घर में नीच का होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह नीच का है। तो उच्च का होना और नीच का होना क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ पर नीच का होता है। जातक की कुंडली में केंद्र भाव किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। किसी जातक की कुंडली में त्रिकोण किसे कहते हैं, ये भी आप नहीं समझ पाते होंगे कि आखिर त्रिकोण संबंध किसके किसके साथ बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग कब बनता है। ग्रहों की युति, प्रतियुति, दृष्टि संबंध एवं आंशिक दृष्टि संबंध क्या होता है। ये बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों जिसको कि मैं एक वीडियो में तो नहीं बना सकता हूँ, थोड़े थोड़े करके मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आज मैं इन 5 प्रश्नों को आपके सामने क्लियर करने चल रहा हूँ कि किसी जातक की कुंडली में इनका क्या महत्व है और ये कब कब कैसे घटित होता है, कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, और ग्रहों की चाल से क्या होता है, कौन सा ग्रह कहाँ जाता है, कब जाता है। ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बस आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी यह वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई पड़ रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और इसी चार्ट पर पूरा ज्योतिष निर्भर करता है। यही आपकी कुंडली है, ठीक है। इसी पर आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है। आपको बता दें कि ये जो चार्ट है इसमें 12 खाने आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला खाना आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मेष, ये पहला खाना है। और उसके बाद गिनते जाइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये 12 खाने हैं। और ऐसा माना गया है कि पूरे आसमान को 12 खानों में बांट दिया गया है, 12 भागों में बांट दिया गया है। और हर भाग को किसी न किसी एक ग्रह के हवाले किया गया है। हर जो जितने भी यहाँ पर खाने हैं सब में एक स्वामी ग्रह होता है और सबकी अपनी एक राशि होती है और हर खाने की अपने अपने अलग नक्षत्र होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर चार्ट में दिखाया हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेष, मेष पहली राशि है और यहाँ पर इस समय लग्न भाव में है। इसी को लग्न भाव कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल बीच में सबसे ऊपर जो स्थित है ये है, इसको लग्न भाव कहते हैं। इसका अभी मैं आपको बाद में इसकी चर्चा करूँगा। तो पहली जो राशि है मेष राशि नंबर 1 पर आएगी। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है दोस्तों। दूसरे नंबर पर वृषभ है, तीसरे पर मिथुन है, चौथे पर कर्क है, पाँचवें पर सिंह है, छठवीं जो राशि है कन्या है, और आपको देखेंगे 7वीं राशि तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं है आपकी धनु, और 10वीं है आपकी मकर, 11वीं कुंभ, और 12वीं वो मीन राशि है। ये तो 12 राशियां हो गई। अब 12 राशियां हो गई और 12 भाव भी होते हैं, ठीक है। तो प्रथम भाव जो होता है ना, लग्न भाव होता है, यहीं से शुरुआत होता है। और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूसरा भाव वृषभ में आता है, तीसरा मिथुन में, चौथा कर्क में, पाँचवां सिंह में, छठा कन्या में, सातवां तुला में, आठवां वृश्चिक में, और नौवां धनु में, 10वां मकर में, और यहाँ पर 11वां कुंभ में, और 12वां मीन में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ परिवर्तन होते हैं, यहाँ कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है। भाव तो अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं, भाव कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जो ग्रह हैं, ग्रह वो गोचर करते रहते हैं।
ग्रह जो है वो चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और जो है एक राशि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन करते रहते हैं। कभी कभी तो कई ग्रह जो है एक ही राशि में आ जाते हैं। तो हर जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हर राशि और हर भाव का एक कारक है। जैसे पहले भाव का स्वामी मेष राशि है, पहला भाव है मंगल। मंगल पहले भाव का जो स्वामी है वो मंगल है। दूसरी राशि वृषभ है जिसका स्वामी है जो है शुक्र। तीसरी राशि मिथुन है जिसका स्वामी है बुध। चौथी राशि कर्क है जिसका स्वामी है चंद्रमा। और पांचवी सिंह है, और इस जो है राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य, अर्थात पांचवी राशि और पांचवा भाव भी कह सकते हैं। और छठी राशि यहाँ पर बुध है जो है, छठी राशि कन्या है जिसका जो है स्वामी बुध है। सातवीं है तुला और इसका स्वामी शुक्र है। आठवीं है वृश्चिक, इसका स्वामी मंगल है। और नवीं राशि है धनु, इसका स्वामी गुरु है। और 10वीं है मकर, इसका स्वामी जो है शनि है। और 11वीं है कुंभ, इसका स्वामी शनि। और 12वीं है मीन, जिसके स्वामी है गुरु बृहस्पति। तो इस तरह से जो है अब बात ये आती है कि आखिर इसका क्या उपयोग है, कैसे हम इसका प्रयोग करें। तो आपने इन 12 चीज़ों को देख लिया। उसके बाद यहाँ नक्षत्र भी लिखे हुए हैं कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं। अब राशियों का स्थान तब बदलता है जब हम किसी जातक की कुंडली बनाते हैं। जब कुंडली बनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा गोचर करने वाला ग्रह है वो है चंद्र ग्रह, और हमारी पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा है, सबसे नज़दीक चंद्रमा ही है। और चंद्र राशि का जो है, चंद्रमा का हमारे ऊपर, हमारे दैनिक जीवन के ऊपर, हमारे सामाजिक जीवन के ऊपर, हमारे खान पान पर, हमारे व्यवहार पर, हर जगह चंद्रमा का असर पड़ता है। तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो जन्म राशि होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है। उस समय, जिस समय बच्चा जन्म लिया है, जिस घड़ी जन्म लिया है, जिस तारीख को जन्म लिया है, ठीक है, जिस दिन जन्म लिया है, उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उस बच्चे की जो है जन्म राशि मानी जाती है। अगर किसी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है तो उस बच्चे की जो है जन्म राशि हो जाएगी मकर। अगर किसी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में चला गया है तो उस बच्चे की राशि हो जाएगी कुंभ। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा मीन राशि में चल रहा है तो उस बच्चे की राशि हो जाएगी मीन। और उसका जो नक्षत्र है, मीन राशि का जो नक्षत्र है वो उसके नक्षत्र हो जाएंगे। और उसका जन्म का जो नाम है, नाम किसके आधार पर पड़ेगा, नक्षत्रों के शुरुआती अक्षर से उस बच्चे का आप नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है किसी बच्चे की जन्म कुंडली बनती है, ठीक है। लेकिन जब हम उस बच्चे की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने चलते हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी का कौन है, शनि है, कारक भी शनि है, और नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और श्रवण और धनिष्ठा। तो उस बच्चे का नाम आप रखेंगे, ऊ से रखेंगे, श्रा से रखेंगे या धा से रखेंगे। उसके जन्म राशि का नाम ये होगा, और उस बच्चे की राशि हो गई जो है आपकी मकर राशि। जब हम उसका कुंडली विश्लेषण करने चलेंगे तो मकर राशि को हम कहाँ ले आएंगे, लग्न भाव में लाएंगे। जब भी हम किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उस जातक की कुंडली को हम प्रथम भाव में ला देते हैं। प्रथम भाव आप जानते हैं जो लग्न भाव है, जहां आपकी मेष राशि है, ठीक है। तो प्रथम भाव में हम ला देंगे उसको। अगर प्रथम भाव में 10 आ गया, सोचिए, प्रथम भाव में अगर 10 आ गया तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो 10 का मतलब यह है कि 11 खिसकेगा, 12 खिसकेगा, 1 खिसकेगा, मतलब सभी जो है राशियां खिसक जाएंगी। कुंडली में अगर हम 10 को ला दिए लग्न भाव में तो आप समझ सकते हैं कि बाकी राशियों का क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा। 10 के बाद 11, जहाँ 2 लिखा हुआ वहाँ पर 11 चला जाएगा, जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ पर जो है आपका 12 चला जाएगा, और जहाँ पर जो है 4 लिखा है वहाँ 1 चला जाएगा, और जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ 2 चला जाएगा। इस तरह से जो है आपकी जो राशियाँ हैं, मतलब कुंडली का जो विश्लेषण है इस तरह से होगा। यानी कौन सा खाना किस राशि के लिए चुनेंगे, मैं ये बात बता रहा हूँ कि किसी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का अगर कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो उसकी राशि को हम कहाँ लाएंगे, लग्न भाव में ला करके यहाँ पर रख देंगे। लग्न भाव में रख देंगे, बाकी राशियों को उसी क्रम में खिसकाते जाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हमने तुला राशि को छेड़ा है
तो तुला राशि अगर जो है 7 नंबर है, 7वां भाव इसका है, तो तुला राशि अगर पहुंच गई जो है भाव 1 में, यहाँ पर मेष की जगह पहुंच गई, तो इसका मतलब यह है कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी प्रभावित होंगे, सभी का स्थान जो है यहाँ पर बदल जाएगा। तो चलिए ये बात रही, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए उस कुंडली को हम कहाँ लाते हैं, प्रथम भाव में लाते हैं, यानी उसे लग्न भाव में लाते हैं। उसी के अनुरूप बाकी राशियों को हम घड़ी की विपरीत दिशा में खिसका लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है अब आप आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं कि ग्रहों के उच्च और नीच स्थान क्या है। आप जानते हैं कि ग्रह गोचर करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते रहते हैं। तो ग्रह गोचर की जो स्थितियां हैं उनके आधार पर उन्हें ऊंच और नीच की जो है संज्ञा दी गई है कि किस घर में ग्रह जो है उच्च रहेंगे और किस घर में जो है वो नीच पर रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि सूर्य के लिए सबसे पहले जो सूर्य है, जो इस समय आपको देख रहे हैं कि 5वें भाव का स्वामी है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है चार्ट, सिंह राशि है 5वीं और 5वां भाव है और इसका स्वामी जो है सूर्य है, कारक है इसका गुरु। ये जो सूर्य है ना, सूर्य ग्रह, यह ग्रह मेष में उच्च का होता है। जब सूर्य जो है घूमते घूमते मेष ग्रह में पहुंच जाता है तो वहाँ उच्च का होता है, और जब ये तुला में पहुंच जाता है तो वहाँ ये ग्रह नीच का हो जाता है। ठीक इसी तरह से चंद्रमा के लिए है कि यह ग्रह वृषभ, जब वृषभ राशि में पहुंचता है तो वहाँ उच्च का माना जाता है, और वृश्चिक में पहुंचता है तो वहाँ पर नीच का माना जाता है। फिर मंगल की बात करें, यह ग्रह मकर में उच्च का और कर्क में नीच का होता है। बुध की बात करें तो यह ग्रह कन्या में उच्च का होता है और मीन में नीच का होता है। बृहस्पति की बात करें तो यह ग्रह कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होता है। शनि, यह ग्रह तुला में उच्च का और मेष में नीच का होता है। राहु की बात करें तो राहु मिथुन मतांतर से यह ग्रह वृषभ में उच्च का और वृश्चिक में नीच का होता है। और जो केतु की बात करें तो राहु मिथुन मतांतर से यह ग्रह वृश्चिक में उच्च का और वृषभ में नीच का होता है। तो ये तो दोस्तों ग्रहों की ऊंच और नीच की स्थितियां मैंने आपको बता दिया। आप यह भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ज्योतिष शास्त्र में और खगोलीय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खगोल की भाषा में चंद्रमा एक जो है सैटेलाइट है, उपग्रह है, और सूर्य क्या है, एक तारा है। लेकिन ज्योतिष के लिए सूर्य भी ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है, और राहु और केतु जिनका जो है कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है, जो छाया ग्रह हैं, उनको भी ग्रह 9 ग्रहों में उनको भी जोड़ा गया है। तो ज्योतिष और खगोली में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लेकर के चलिएगा। अब बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में राशियों का विशेष महत्व होता है। कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम, आप देखिए यहाँ पर आपको केंद्र में बीच में जो दिख रहा है, मेष 1, कर्क 4, तुला 7, मकर 10, 1, 4, 7, 10। इस समय जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है, यहाँ पर ये चारों जो है केंद्रीय भाव में हैं। ठीक है, इन्हें केंद्र भाव कहते हैं। मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि इस समय क्या है, ये केंद्र भाव में है। लेकिन अगर हम किसी जातक की कुंडली बनाएंगे और कुंडली बनाते समय मान लीजिए कि धनु 9 है, जिसके स्वामी गुरु हैं, 9 को अगर हम रख देंगे भाव 1 में, मेष की जगह रख देंगे, तो बाकी सब की स्थितियां बदल जाएंगी। तो सबका जो है जो केंद्र है, सब सेंटर जो है सबका बदल जाएगा। केंद्र में कोई दूसरे आ जाएंगे, केंद्र में कोई और ग्रह आ जाएंगे। अभी जो बनाया है इसमें तो आपको दिख रहा है 1, 4, 7 और 10 में बीच में आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी जातक की जब कुंडली बनाएंगे तो उसकी राशि को हम जब लग्न भाव में लाएंगे, अर्थात प्रथम भाव में जब उसको ले आएंगे, तो बाकी सारी राशियों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, अलग अलग खानों में चले जाएंगे। में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव को केंद्र भाव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में पहले भाव को स्वयं के तन का, इसीलिए किसी जातक की कुंडली को जो है जो भी राशि होती है उसको हम लग्न भाव में रखते हैं,
क्योंकि वहाँ स्वयं के बारे में बातचीत होती है, स्वयं के बारे में विश्लेषण होता है। तो पहला भाव जो है वो स्वयं के तन का, चौथे भाव को सुख का, सप्तम भाव को वैवाहिक जीवन, 10वें भाव को कर्म भाव माना गया है। अगर केंद्र में उच्च के पाप ग्रह हों तो व्यक्ति बहुत धनवान होने पर गरीब हो सकता है। दोस्तों, पाप ग्रह कौन कौन से हैं इसका विश्लेषण हम आपको अगली वीडियो में करेंगे। अगर कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो ऐसी कुंडली को शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। अगर कुंडली के केंद्र भाव में यह ग्रह रहते हैं तो क्या मिलता है शुभ फल, ये भी जान लीजिए। केंद्र भाव को आप समझ चुके होंगे कि बीच के जो 4 खाने दिख रहे हैं ये केंद्र भाव होता है। अगर आप वृश्चिक को 8वें नंबर को नंबर 1 पर ले गए तो बाकी सभी घड़ी की विपरीत दिशा में खिसकते हुए चले जाएंगे, एक दूसरे को ठेलते हुए चले जाएंगे। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये इनका क्रम बदल जाएगा। तो पहला नंबर ये है। पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल जातक की कुंडली के केंद्र भाव में हो तो वह सेना में काम करता है। वहीं सूर्य के केंद्र में होने से व्यक्ति राजा, सेवक, और चंद्रमा केंद्र में हो तो व्यापारी बनता है। बुध जातक की कुंडली के केंद्र भाव में हो तो अध्यापक, और गुरु के केंद्र में होने से व्यक्ति ज्ञानी होता है। कुंडली के केंद्र में उच्च का सूर्य और केंद्र के चौथे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। कुंडली के केंद्र भाव में कोई ग्रह न होना अशुभ माना जाता है और ऐसा व्यक्ति, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि वो कर्ज में डूबा रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो वैदिक ज्योतिषी है उसमें 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भावों को मिलाकर जन्म कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के 12 भाव में सभी का अलग अलग नाम और महत्व होता है। कुंडली का 5वां 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। अभी जो वर्तमान में मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वां भाव और 9वां भाव। मेष राशि यहाँ पर लिखा है। मेष का जो 5वां भाव क्या है, सिंह है, और 9वां भाव क्या है, आप देखिए यहाँ पर 9वां भाव है धनु। तो 5वां भाव, 9वां भाव और लग्न भाव, अगर मेष को हम लग्न भाव में रख रहे हैं और 5वां भाव और 9वां भाव किसी तरह से एक सीधी रेखा में आ जाए तो ये त्रिकोण बनाएंगे। अर्थात मेष के एक साइड में 2 आ जाएं, सिंह या धनु आ जाए, या जो है मेष बीच में हो, धनु जो है मकर की जगह आ जाए, और जो सिंह है वो वृषभ की जगह आ जाए, तभी ये त्रिकोण बनेगा। अर्थात आप जान लीजिए कि प्रथम भाव यानी कि जो लग्न भाव है, 5वां और 9वां भाव, जब कभी भी ये एक सीधी रेखा बना लेंगे, किधर से भी सीधी रेखा बन सकती है, अगर एक सीधी रेखा में बना लेंगे तो इसे कहेंगे त्रिकोण। यदि लग्न, पंचम और नवम को स्थान मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाए तो एक त्रिकोण बनता है, इसलिए ये स्थान त्रिकोण कहलाते हैं। ये सबसे शुभ स्थान माने जाते हैं। लग्न से ज़्यादा शुभ पंचम और पंचम से ज़्यादा शुभ नवम स्थान होता है। पंचम और नवम त्रिकोण स्थान में यदि कोई अशुभ ग्रह भी बैठ जाए तो वह अपनी मूल प्रकृति से हटकर शुभ फल देने लगता है। त्रिकोण स्थानों के स्वामी यदि बलवान हैं तो कुंडली के कई दोष कम कर देते हैं। लग्न भाव, जैसा कि हमने आपको बताया, लग्न स्थान को पहला त्रिकोण माना जाता है। लग्न से जातक की शारीरिक बनावट, रंग रूप, स्वभाव, प्रकृति, गुणधर्म आदि के बारे में समस्त जानकारी मिलती है। पंचम भाव जो है, पंचम भाव दूसरा त्रिकोण होता है। यह लग्न से ज़्यादा शुभ होता है। पंचम भाव से व्यक्ति की संतान और शिक्षा की स्थिति देखी जाती है। साथ ही उसके पूर्व जन्म के कर्मों को भी इस भाव से पता किया जाता है। मंत्रों की सिद्ध, गुप्त विधाओं आदि का अध्ययन भी इस भाव से किया जाता है। फिर नवम भाव है, तीसरा त्रिकोण भाव होता है नवम भाव। यह पंचम भाव से अधिक शुभ होता है। यह भाग्य भाव होता है। इससे व्यक्ति की किस्मत के सितारों की जानकारी प्राप्त होती है। इस भाव से पिता, पितृ और पितृदोष के बारे में भी पता लगाया जाता है। इस भाव से व्यक्ति के सत्कर्म, धार्मिक प्रवृत्ति आदि भी ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया यहाँ पर कि त्रिकोण किसे कहते हैं और केंद्र भाव किसे कहते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि दृष्टि संबंध क्या होता है और युति संबंध क्या होता है।
और प्रतियुति संबंध क्या होता है और आंशिक दृष्टि संबंध क्या होता है, इसके बारे में भी आप जानिए। कोई भी ग्रह एक राशि में जहां भी स्थित होता है, आप देख पा रहे इस चार्ट में, देख लीजिए, किसी भी ग्रह की बात करिए, चाहे मंगल की, शुक्र की, बुध की, चंद्र की, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि, शुक्र, जो भी जहां पर भी हैं, जहां जिसके भी स्वामी हैं, ठीक है, तो कोई भी ग्रह एक राशि में जहां भी स्थित होता है वहां अन्य ग्रह की युति और दृष्टि के द्वारा फल देता है। कैसे फल देता है? युति और दृष्टि के द्वारा। आप जानिए कि कुंडली में प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि 180 डिग्री रखता है। अगर मेष राशि है तो इसका 7वां आपको दिखाई पड़ रहा तुला, ये तुला राशि पर पूर्ण दृष्टि रखेगी। इसी तरह से अगर आप मकर की बात करें तो मकर कर्क के ऊपर जो है अपनी पूर्ण दृष्टि रखेगा। कोई भी ग्रह अपने 7वें ग्रह पर कहीं भी स्थित हो, अपने 7वें ग्रह पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं तो इसे कहते हैं दृष्टि संबंध, अर्थात उसके साथ 180 डिग्री बनाते हैं। 180 डिग्री बिल्कुल सीधी रेखा बनती है, आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। 180 डिग्री जो होती है बिल्कुल सीधी रेखा होती है। बताना चाहेंगे इसके अतिरिक्त शनि जो होता है ना, 3रे और 10वें, गुरु 5वें और 9वें, मंगल 4थे और 8वें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। ऊपर जो मैंने बताया 180 डिग्री का संबंध, वहाँ पूर्ण दृष्टि होती है। इसके सिवा कुछ ग्रह ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जैसे शनि है, ठीक है, गुरु है और मंगल। शनि जो है ना वो 3रे और 10वें स्थान पर भी, 3रे और 10वें भाव पर भी अपनी दृष्टि रखते हैं। गुरु 5वें और 9वें पर रखते हैं। मंगल 4थे और 8वें स्थान पर भी अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। और इसके साथ प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 3रे और 10वें घर को आंशिक रूप से देखते हैं। कोई भी ग्रह कहीं पर भी स्थित है, उससे जो उसका 3रा होगा और उसके बाद उसका जो 10वां स्थान होगा वहाँ पर वो आंशिक दृष्टि रखेगा तो उसका आंशिक दृष्टि संबंध बनेगा। और अगर वो पूर्ण दृष्टि रख रहा है तो दृष्टि संबंध बनेगा। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि अगर कोई ग्रह जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया त्रिकोण संबंध और केंद्र भाव संबंध, अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों बन रहा है तो उसे कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि युति क्या होती है और प्रतियुति क्या होती है। जब दो ग्रह एक ही राशि में हों तो इसे ग्रहों की युति कहा जाता है। और जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हों अर्थात 180 डिग्री पर हों तो यह प्रतियुति कहलाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 180 के लिए जिसे कहेंगे पूर्ण दृष्टि संबंध। पूर्ण दृष्टि संबंध को आप प्रतियुति राजयोग या प्रतियुति योग भी कह सकते हैं। अशुभ ग्रह या अशुभ स्थानों के स्वामियों की युति प्रतियुति अशुभ फलदायक होती है। जो ग्रह अशुभ हैं या अशुभ स्थानों के स्वामी हैं, ऐसे ग्रहों के साथ युति और प्रतियुति दोनों ही अशुभ फलदायक होती है। चाहे वो 7वें स्थान पर हो, 180 डिग्री का जो है कोण बना रहे हो, या दोनों एक ही घर में स्थित हों, अगर उनमें से एक ग्रह अशुभ है तो फल भी उसका क्या होता है, अशुभ होता है। अब बात करते हैं कि युति संबंध का क्या असर पड़ता है। अगर सूर्य और गुरु युति बना रहे हैं, यानी एक ही जो है दोनों एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट योग मान सम्मान प्रतिष्ठा यश दिलाता है। उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ प्रवास योग व बौद्धिक क्षेत्र में असाधारण यश देता है। और अगर सूर्य और शुक्र युति कर रहे हैं तो कला क्षेत्र में विशेष यश दिलाने वाला योग होता है। विवाह व प्रेम संबंधों में भी नाटकीय स्थितियां निर्मित करता है। सूर्य और बुध अगर युति कर रहे हैं तो यह योग व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है, व्यापार व्यवसाय में यश दिलाता है, कर्ज आसानी से मिल जाते हैं। और अगर सूर्य और मंगल युति कर रहे हैं तो अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाने वाला यह योग व्यक्ति को उत्कट इच्छा शक्ति व साहस देता है। ये व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं।
सूर्य और शनि की जब युति होती है तो अत्यंत अशुभ योग होता है दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में देर से सफलता मिलती है। पिता पुत्र में वैमनस्य, भाग्य का साथ न देना इस युति के परिणाम है। सूर्य और चंद्र में जब युति होती है तो चंद्र यदि शुभ योग में हो तो यह युति मान सम्मान व प्रतिष्ठा की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है, मगर अशुभ योग होने पर मानसिक रोगी बना देती है। चंद्र और मंगल की युति होने पर यह योग व्यक्ति को जिद्दी व अति महत्वाकांक्षी बनाता है। यश तो मिलता है मगर स्वास्थ्य हेतु यह रोग हानिकारक है, रक्त संबंधी रोग होते हैं। चंद्र और शुक्र की जब युति होती है तो वैवाहिक जीवन के लिए फलदायी योग, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, विवाह के बाद भाग्योदय, यश मिलता है, कला क्षेत्र में सफलता मिलती है और भाग्य साथ देता है। चंद्रमा और गुरु की जब युति होती है तो शिक्षा, नौकरी, विवाह, संतति सभी दृष्टि से अत्यंत फलदायक योग, जीवन में धन, यश, सुख सब मिलता है। चंद्रमा और बुध की युति होने पर बुद्धि व वाक चातुर्य बढ़ाने वाला योग है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल व लोगों को जोड़ने वाले होते हैं, व्यवहार कार्य में यश मिलता है। और चंद्र और राहु की जब युति होती है तो ग्रहण योग, शरीर स्वास्थ्य हेतु हानिकारक, जीवन में रुकावटें आती हैं, पानी से, भूत पिशाच बाधा से, गुप्त शत्रुओं से परेशानी आती है। चंद्र और जब केतु की युति होती है तो निराशावादी व आलसी बनाने वाला योग है, विरक्ति व संन्यास की तरफ झुकाव, स्वास्थ्य की परेशानियां भी बनी रहती हैं। चंद्र और शनि की युति होने पर वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशियों में यह योग शुभ है, जिसके फल 36 वर्ष के बाद मिलते हैं। अन्य राशियों के लिए प्रतिकूल, हर कार्य में विलंब, आर्थिक कष्ट तथा वाणी की कठोरता जैसे फल मिलते हैं। इसे विष योग भी कहते हैं। और गुरु और राहु का जब योग बनता है तो यह चांडाल योग बनाता है। यह युति जिस भाव में हो उसके फल का नाश करती है। आयु के उत्तरार्ध में ही सफलता मिलती है, जीवन निराशा, कष्ट व परेशानी में बीतता है। और शनि और मंगल की जब युति होती है तो यह युति जीवन में अनिश्चितता व आकस्मिकता लाती है। सप्तम भाव में होने पर वैवाहिक जीवन का नाश करती है। कि किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण जब भी करेंगे तो आप उसे लग्न भाव में रख करके करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि चंद्रमा जो है व्यक्ति के जन्म के समय उसकी जो है उसी राशि में था, उसी जो है नक्षत्र में था और उस राशि के स्वामी वही थे और उस राशि के कारक भी वही थे। तो उसको हम लग्न भाव में ले आएंगे और उसी के अनुरूप बाकी ग्रहों को हम खिसका करके उस व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि उसकी किस नंबर पर, किस भाव पर क्या असर पड़ रहा है, कौन सा ग्रह पड़ रहा है, कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, ठीक है, त्रिकोण पर है कि केंद्र में है। ये सारी बातें जो है उसको हम सबसे पहले उसको हम लग्न भाव में लाएंगे, उसके बाद ही हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी बात। अब आप जब ज्योतिषी लोग बात करेंगे, भाव की बात करेंगे, जब आप केंद्र की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि विभिन्न ग्रहों के मिलने से, एक दूसरे के साथ विपरीत होने से, ठीक है, एक दूसरे के साथ परस्पर राशि परिवर्तन करने से या एक ही साथ कई ग्रहों का एक ही खाने में आ जाने से क्या क्या योग बनते हैं, कौन कौन से राजयोग बनते हैं, इसका विश्लेषण मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि उनके मन से जो भ्रम है, जो ज्योतिषीय टर्मिनोलॉजी है जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको आसानी से समझ लें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।